डिमांड पर अब हम लोग आज फाइनल ईयर का भी एक एमसीक्यू का सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग का, ठीक है ना। डीएसएस का भी कराऊंगा, इसके बाद पहले क्वांटिटी सर्वेइंग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सब अच्छा, इसमें और चीज़ें समझिए ज़रा। क्वांटिटी सर्वेइंग कर रहे हैं तो इससे इस जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वही सारे मैं कराऊंगा, जो एक्सपेक्टेड है कि डिप्लोमा में आने के चांसेस बन रहे हैं। तो डेटा काफ़ी होगा, मतलब कई चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि लेक्चर में ना हो, क्योंकि लेक्चर में थ्योरेटिकल था। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होंगी जो लेक्चर सुनने के बाद भी आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे ये सब छोटे छोटे मेजरमेंट्स से क्वेश्चन है, सबको देखते जाइए सब लोग ध्यान से। और अगर इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ, इस पे पीडीएफ को जिससे मैं करा रहा हूँ, आज 40 क्वेश्चन है इसमें लगभग, वो पूरा हम लोग देखेंगे। और इस पीडीएफ को लेने के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, जहाँ नाम लिखा है वीडियो का ना, उसी नाम पर क्लिक करिए जहाँ वीडियो का नाम लिखा है कि क्या है, सेट 1 वगैरह नाम लिखिए, उस पर क्लिक करिए। नीचे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक आएगा, डाउनलोड करिए। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जा करके आप इसको ले सकते हैं, इस पूरे पीडीएफ को। मतलब पूरे पीडीएफ को लेने के लिए फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन किसमें, एप्लीकेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 हेक्टेयर मीटर रिप्रेजेंट्स ए वॉल्यूम ऑफ। अच्छा, एक चीज़ है कि हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम को क्या रिप्रेजेंट करेगा। हेक्टेयर मीटर कभी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान समझिएगा यहाँ पे। हेक्टेयर मीटर जो यूनिट होती है वो केवल हेक्टेयर अगर है तो वो हेक्टोमीटर का स्क्वायर होता है। हेक्टेयर मीटर जो होता है वो किसका होता है, वो वॉल्यूम का। जैसे कैसे, समझिए इस चीज़ को पूरे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ध्यान समझिएगा, ये एरिया है, ऊपर प्लान से हम लोग देख रहे हैं इसको। और इस एरिया की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर है, और ये भी कितना है, 100 मीटर है, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, 100 मीटर है। तो जब 100 मीटर गुणा 100 मीटर होता है तो उसको, अच्छा देखिए, हेक्टोमीटर की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, फिर डेका, हेक्टो। यानी अगर एक हेक्टोमीटर हम लिखते हैं यहाँ पे, एक हेक्टोमीटर, तो वो होता है 100 मीटर के बराबर। तो ऐसे ही अगर एक हेक्टोमीटर गुणा एक हेक्टोमीटर अगर दो लिखेंगे तो यहाँ 100 गुणा 100 मीटर हो जाएगा। तो एक हेक्टोमीटर के स्क्वायर को एक हेक्टेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया है वो असल में एरिया, ये जो पूरा कहा जाएगा वो ये 100 मीटर जो लिखे हैं ना, वो असल में एक एक हेक्टोमीटर है, क्योंकि एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। तो ये जो पूरा एरिया है असल में वो एक हेक्टेयर का एरिया है। बात समझ में आ रही ना। अब एक हेक्टेयर, और इसमें अब ध्यान समझिएगा, एक हेक्टेयर जो है पूरा, उसमें कितने स्क्वायर मीटर हुए, तो 100 गुणा 100 यानी 10,000 स्क्वायर मीटर हुए। तो स्क्वायर इसी का अगर हाइट ले लिया जाए, 1 मीटर और हाइट भी ले लिया जाए, मतलब एरिया इतना था, इसकी हाइट भी ले ली जाए, सपोज करिए कि ऐसे इसकी हाइट ले ली गई 1 मीटर का, तो ये पूरा वॉल्यूम बना देगा। तो ये बताइए इस वॉल्यूम को कितना कहेंगे। अरे एरिया है 100 गुणा 100, क्योंकि हेक्टेयर, यहाँ पे समझिए ना, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेक्टेयर मीटर। तो एरिया हो गया हेक्टेयर का और हाइट हो गई 1 मीटर। तो हेक्टेयर में 100 गुणा ये भी 100 और ये हाइट 1 मीटर। तो हेक्टेयर मीटर बराबर अगर लिखेंगे तो 10,000, यहाँ पे 100 गुणा 100 10,000 था, इस 100 मीटर गुणा 100 मीटर गुणा 1 मीटर हाइट, यानी ये तो हो गया हेक्टेयर, ये हो गया मीटर। तो हेक्टेयर मीटर को एक साथ अगर कहें तो हेक्टेयर तो एरिया का यूनिट है, लेकिन हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम का यूनिट है। और हेक्टेयर मीटर बराबर होता है 100 गुणा 100 गुणा 1। या कई लोग इसको कह देंगे कि 100 गुणा 100 ही से हो जाता है हेक्टेयर, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, कि ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर और हेक्टेयर मीटर दोनों को 10,000 बोलेंगे, लेकिन ये 10,000 क्यूबिक मीटर होगा। जो आपका ये हेक्टेयर मीटर है वो 10,000 क्यूबिक मीटर होगा, और यहाँ 10,000 स्क्वायर मीटर भी है। खतरे से खाली नहीं है ये क्वेश्चन। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि वो वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा गया, जबकि 10,000 यहाँ भी ऑप्शन में है। गड़बड़ मत करिएगा दोनों में, इस चीज़ पर विशेष ध्यान रहे आपका। दोनों 10,000 है, 10,000 देख के लगा दिए। तो बात कर रहा है वॉल्यूम का, न कि एरिया का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म ऑफ सीसी। अरे बिल्डिंग ड्राइंग व्राइंग इतना बढ़ाए हैं आप लोग। सीसी मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। तो ये हुआ आपका सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल ये सही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला कह रहा विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। पहला बात कह रहा है कि इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ये तो गलत बात है। डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी जब पढ़ा रहे थे क्यूएसबी, तो ये क्यूबिक मीटर में नहीं बल्कि किस में मापा जाता है, स्क्वायर मीटर में। इट इज़ मीटर इन रनिंग मीटर, रनिंग मीटर का मतलब होता है मीटर में, ये भी गलत है। बात समझ। ये कह इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सील ऑफ द डोर। अरे जहाँ पर दरवाज़ा खिड़की रहता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पूरा एरिया है, जितना दूर तक दरवाज़ा रहता है, मतलब जितना दूर तक दरवाज़ा ऐसे रहता है, मान लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा है, तो ऐसे, क्योंकि देखिए सीलन के लिए लगाया जाता है। अब जब यहाँ पर ऐसे दरवाज़ा है D1, तो इसके ठीक नीचे डीपीसी नहीं दिया जाता है, ताकि ऊपर कुछ है ही नहीं सीलन चढ़ने के लिए। तो डीपीसी हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ दरवाजे खिड़कियों की सील होती है यानी दहलीज होती है, उस पर आपको देना नहीं पड़ता है क्या आपका ये, ठीक है ना, डीपीसी। यही इसका स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब इनमें से कौन सा सही है यही पूछा है, तो ऊपर के दोनों गलत हैं, ये सी वाला क्या है बिल्कुल सही है। वैसे चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं। कह रहे इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ ऑफ द प्लिंथ। प्लिंथ की आधी चौड़ाई पे दिया जाता है, ये बिल्कुल है पूरे प्लिंथ पर दिया जाता है ये, ठीक है ना। ये भी वो गलत है, मतलब सही वाला ऑप्शन क्या है, केवल एक ही है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सील ऑफ द डोर्स। क्लियर है ना। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखिएगा ध्यान से। द साइज ऑफ डोर हैंडल इज स्पेसिफाइड बाई। देखिए डोर हैंडल की जो साइज होती है, कोई दरवाज़ा है, दरवाजे का हैंडल ज़्यादातर ऐसे, मान लीजिए दरवाज़ा है तो इसमें हैंडल जो लगता है वो ऐसे लगता है, ऐसे। तो ये हैंडल की जो ग्रिप होती है ना, जिसमें आप पकड़ते हैं, छोटे हैंडल में, मतलब अगर हैंडल काफ़ी छोटा है दरवाजे का, काफ़ी छोटा है, तो इसको छोटा हैंडल कहेंगे, इसको बड़ा हैंडल कहेंगे। तो कैसे बड़ा छोटा माना जाता है, तो इस ग्रिप लंबाई, ग्रिप मतलब जो हाथ से पकड़ लंबाई होती है, ये नहीं कि इसका बाकी सब चीज़ काफ़ी बड़ा है, ग्रिप छोटा सा है तो इसको छोटा ही हैंडल कहेंगे। छोटा या बड़ा की माप कैसे होती है, इसके ग्रिप वाली लंबाई से, यानी जो पकड़ लंबाई होती है ग्रिप वाली, उसको कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्या कह रहा था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रिप लेंथ इसका हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रिप का लेंथ। ग्रिप का लेंथ का मतलब यही वाला ग्रिप का लेंथ है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि टास्क फॉर ए मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल। मतलब हाफ ब्रिक वॉल के लिए जो मतलब होता है, हाफ ब्रिक वॉल क्या होती है, एक चीज़ जान लीजिए। एक टर्म होता है, हो सकता है आगे भी मिले आपको, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आउट टर्न। आउट टर्न क्या होता है, एक मिस्त्री या एक मजदूर एक दिन में कितना काम कर सकता है। जैसे मिट्टी फेंकना है, मिट्टी फेंकने का मतलब हुआ मिट्टी खोदना है, तो एक दिन में कितना मिट्टी खोद देगा। इसी तरह से एक दिन में कितना चिनाई कर लेगा, एक दिन में कितना कंक्रीटिंग कर लेगा, एक मजदूर एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, आउट टर्न। हालांकि इसकी पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी है, काम एक तो है नहीं भाई। मिट्टी फेंकना, पेंटिंग करना, लकड़ी जोड़ना, उस छड़ों को काटना बांधना, आरसीसी करना, पीसीसी करना, लाइम कंक्रीटिंग करना, पेंट करना, इतना काम है कि हर चीज़ का एक लिस्ट है पूरा। तो एक चीज़ जान लीजिए, कुछ ही खास काम को आपको ध्यान रखना है, और मैं उन लगभग कामों को इसमें इंक्लूड भी कर दिया हूँ। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जब चिनाई करनी होती है, चिनाई मतलब आप अगर मतलब पूरा ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क अगर आपको करना है तो वो क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। ब्रिक वर्क किस में मापा जाता है, तो सिंपली जान लीजिए वो क्यूबिक मीटर में। जबकि हाफ ब्रिक वर्क जो होता है, यहाँ क्या बोला ध्यान समझिएगा, ये क्या बोला, हाफ ब्रिक वर्क। हाफ ब्रिक वर्क किस में मापा जाता है, ध्यान समझिएगा, वो मापा जाता है स्क्वायर मीटर में, क्योंकि मोटाई क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये जो क्यूबिक मीटर में होता है हिसाब किताब ईंटों का, उसमें एक मेसन एक दिन में अगर नीचे जमीन पर चिनाई कर रहा है, जमीन का मतलब फाउंडेशन में, तो वो 1.5 क्यूबिक मीटर जो है एक दिन में चिनाई कर सकता है एक मिस्त्री। जबकि वही अगर दीवार, जैसे आप ही सोचिए ना, चिनाई करते समय अगर फाउंडेशन के अंदर करना हो काम तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, वही दीवार में करना हो ऊपर जाके तो वो कम ही कर पाता है। दीवार खड़ी करने के लिए केवल 1.25 क्यूबिक मीटर ही एक दिन में कर पाता है। जबकि हाफ ब्रिक वॉल का स्क्वायर मीटर में करना होता है ना, ये सब क्यूबिक मीटर में है, स्क्वायर मीटर में लगभग 5 स्क्वायर मीटर एक दिन में वो क्या कर सकता है, कर सकता है। मतलब एरिया लेता है ना इसमें, इन दोनों का वॉल्यूम लेता है और इसका क्या लेता है, एरिया। तो हाफ ब्रिक वॉल में एक मिस्त्री एक दिन में 5 स्क्वायर मीटर की चिनाई कर सकता है। बात समझ में आ रही ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड बीम इज मेजर्ड। कह रहा कि जो, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूटा क्या, नहीं ये ठीक तो है।
इसमें कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ द स्लैब, वेट अ सेकंड, द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड बीम इज मेजर्ड। कह रहा कि ये कितने नज़दीकी तक मापे जाते हैं। एक चीज़ जान लीजिएगा, 5 मिलीमीटर तक, मतलब एक, मतलब ये समझिएगा ये होता क्या है। जैसे आप मेज़रमेंट अलाउंस होता है एक चीज़ ना, मेज़रमेंट अलाउंस हमने बताया था, अगर लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई मापते समय ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी, ये बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है ना, ये बीम है, इसकी लंबाई मापेंगे आप, लंबाई, तो यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक आप इसको मापेंगे। इस पूरी लंबाई को आप यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मापेंगे, और लंबाई को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो लंबाई मापने में हल्की फुल्की गलती तो होगी ही, हल्की फुल्की गलती तो हो ही जाएगी लंबाई मापने में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्त, कि मापने में जो छूट है लंबाई को, वो आप छूट जो होती है वो 1 सेंटीमीटर तक की गलती आप उसमें कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर तक की गलती क्या कर सकते हैं उसमें, आप कर सकते हैं, यानी 0.01 मीटर तक की क्या होती है, छूट होती है। लेकिन अगर यही चीज़ कहें हम कि अच्छा, ये ध्यान समझिएगा, ये 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, या इसी को 10 mm भी कह सकते हैं, यानी 10 mm की गलती क्या हो सकती है, चलती है इसमें। लेकिन जब इसकी चौड़ाई या ऐसे मोटाई मापने की बात आती है ना, ये चीज़, क्योंकि देखिए लंबाई में थोड़ी सी गलती चल जाएगी क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन चौड़ाई में जब गलती की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में गलती कितनी चलेगी, तो 5 mm से ज़्यादा की गलती नहीं चलनी चाहिए। आधी लंबाई में जितनी गलती होती है उसकी आधे से ज़्यादा गलती नहीं। गलती मतलब मापना है 400 तो माप दिए 405, तब तक ठीक है, 406 मापें तो गलत है, या 395 या तक मापें तो सही है, 5 mm कम आए, 394 कर दिए तब भी गलत है। मतलब 5 mm का मतलब क्या हुआ, 0.005 मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है ना, लंबाई में ज़्यादा छूट होती है गलती की, जबकि चौड़ाई या मोटाई में कम छूट होती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि द क्वांटिटी फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट इन बिल्डिंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट का जो बिल्डिंग में क्वांटिटी लिया जाता है वो कितना लिया जाता है। ध्यान समझिएगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट का जब कंक्रीट वगैरह बनाई जाता है या बिल्डिंग वगैरह में ऐसे ब्लॉक्स बनते हैं तो उनमें प्रसार जोड़ देने पड़ते हैं। जैसे बहुत लंबा कंक्रीट कैसे बन रहा है तो ये कंक्रीट फैलती सिकुड़ती है, उसके लिए बीच बीच में हम लोग ऐसे प्रसार जोड़ बनाते हैं। अब प्रसार जोड़ जो है ना वो लंबाई में मापे जाते हैं कि कितना लंबा जॉइंट दिया गया, तो इसका यूनिट जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, मीटर में। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि द क्वांटिटी फॉर एक्सपेंशन जॉइंट इन बिल्डिंग इज वर्क आउट इन, यानी किस में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, स्टील का जो डेंसिटी होता है ना वो होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ऑप्शन में है 78.5 है, और ये 3 ऑप्शन है, तीनों भ्रामक है, तीनों ऑप्शन ही क्या है, भ्रामक है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, होता एक्चुअली है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। तो एक ये पूछा किस में है, पर क्यूबिक मीटर, लेकिन ये किस में पूछा है, क्विंटल में। ये टन बोल सकता था, ये केजी बोल सकता था, तो बंधु सतर्क रहना, ये पूछा है क्विंटल में। तो हाई केजी है ना, 100 केजी का एक क्विंटल होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करिए, 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, ये इसका आंसर होगा। अब अगर यही टन में होता तो 7.85 टन पर क्यूबिक मीटर। इससे सिद्ध हुआ कि क्वेश्चन में घुमा फिरा के डेटा एक ही जैसा देता है और आप भ्रमित होकर गलती कर देते हैं। यानी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल आंसर आपका हो जाएगा 78.5। लेकिन ये भी डेटा गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बस ये किस में है, ये केजी पर क्यूबिक मीटर में है, ये टन पर क्यूबिक मीटर में है, पूछा क्विंटल में है तो क्विंटल वाला ये है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड आउटटर्न क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे। अब इसमें किसका पूछा है, आउटटर्न नहीं तो पूछा है, मैंने बताया कि उसको आउटटर्न बोलते हैं। आउटटर्न का मतलब क्या होता है कि एक मजदूर एक दिन में कितना कर सकता है काम, उसी को आउटटर्न बोलते हैं। काम कौन सा है, एक सेकेंड, ये आपका है, कहाँ गया, आउटटर्न। एक्सपेक्टेड आउटटर्न मतलब कितना माना जाए काम को, ठीक है ना। तो किस चीज़ का पूछा है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क के बारे में पूछा है।
मतलब ब्रिक वर्क तो था ही, ब्रिक वर्क तो लगभग 1.5 क्यूबिक मीटर कर ले रहा था, और यही जब ऊपर जा रहा था ज़मीन से तो 1.25 क्यूबिक मीटर। और उसी ब्रिक वर्क में छड़ें भी लगानी है अब बेचारे को, मतलब छड़ भी बिछाना है, तो जाहिर सी बात है इसके कंपेयर में तो कम ही ना हो जाएगा। अच्छा, काम बढ़ गया, अभी तक केवल ईंट का चिनाई करना था तो वो इतना कर जा रहा था, लेकिन अब उसमें छड़ें भी लगानी, यानी ब्रिक वर्क को क्या करना है, रेनफोर्स्ड करना है, तो ये इन दोनों से तो कम ही करेगा, तो कॉमन सेंस है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर कर पाएगा वो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ठीक है ना, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आगे देखिएगा क्या होता है। ठीक है ना, करा इन स्पेसिफिक ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, मतलब अर्थ वर्क जब हो रहा हो फाउंडेशन का ट्रेंच में, यानी खाई मतलब इसका बनाया जा रहा हो, ड्रेन इटीसी लिफ्ट ऑर्डिनरली स्पेसिफाइड एज, मतलब कितना लिफ्ट लिया जाता है उसी का वैल्यू दिया है। लीड और लिफ्ट बताए थे क्या, लीड और लिफ्ट जब अर्थ वर्क पढ़ाए थे, ये तो हमने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर में दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 13 होगा क्वांटिटी सर्वेइंग का, वो ऐसे ही मैंने डेमो के तौर पे रोड का डाल दिया था, नहीं शायद ये फ्री नहीं है, लेक्चर नंबर 12 में बताया हूँ। तो ये जो पेड कोर्स हैं उनमें ये मिलेगा आपको लीड और लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, सेटलमेंट अलाउंस क्या होती है, बोरोपिट्स क्या होता है, इन सब की पूरी डिफिनेशन पेड क्लास में मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो एक आध ऐसे शायद मिल जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 2-4 लेक्चर तो यूट्यूब पे फ्री थे, तो उनमें शायद ये हो कि ना हो, आइडिया नहीं, याद नहीं मुझे, तो पेड वाले में ही होगा मुझे लग रहा है। आगे देखिएगा कि लिफ्ट ऑर्डिनरली कितना, तो लीड जो लिया जाता है, लीड मतलब होता है मिट्टी को एक जगह से उठा के यहाँ ले जाने को लीड कहते हैं। अच्छा, वो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहीं से उठाए और यहीं ले जाके दूसरे जगह रख दिए, यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए, बात समझ में आ रही ना, तो कहेंगे सर है यही तो रखे हैं, कहाँ दूरी गए, अरे भैया हम कहेंगे हम यहाँ से यहाँ की दूरी ले गए हैं, तो आप कहेंगे ना यहाँ से यहाँ लिया जाएगा, ना ही यहीं से यहीं लिया जाएगा, बल्कि लिया जाएगा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी। तो क्षैतिज दूरी, मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक ले जाया गया, उस क्षैतिज दूरी को कहते हैं लीड। और जो ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊपर उठाया जाता है मिट्टी को, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे है मिट्टी और इसको उठा के यहाँ रखा गया। ठीक है ना, तो इनके केंद्रों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी जो ऐसे उठाई गई, ये दूरी जो है इसको कहते हैं लिफ्ट। तो एक चीज़ जान लीजिए, लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक फ्री रहती है, मतलब किसी मजदूर को मिट्टी खोदना है तो इतना ऊपर अगर उठाना है तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर ऊपर उठा के रखना है तो उसका खर्चा अलग से लगेगा। लीड का वैल्यू 30 मीटर लिया जाता है पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में लीड की वैल्यू 50 मीटर तक फ्री रहती है, जबकि पीडब्ल्यूडी में 30 मीटर तक, और लीड जो होती है वो दोनों, सॉरी लिफ्ट जो होती है दोनों में ही 1.5 मीटर होती है। बात समझ में आ रही ना, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा वुड वर्क फॉर डोर्स एंड विंडो इज मेजर्ड इन, कह रहा कि जो वुड वर्क होता है डोर्स और विंडो के, लकड़ी में जो लकड़ी का कार्य होता है दरवाजे खिड़कियों में, अरे भैया ये सॉरी ये जो दरवाजे का आपका पैनल वगैरह है वो सब किस में लिया जाता है, वो सब लिया जाता है किस में, स्क्वायर मीटर में। दरवाजे का जो पैनल है वो लिया जाता है स्क्वायर मीटर में, लेकिन जो उसका चौकट होता है ना, चौकट का मतलब ये समझिएगा आप, चौकट का मतलब ये समझिएगा कि ये जो किनारे किनारे चौकट लगे रहते हैं, ये चीज़ें, ये किनारे किनारे जो चौकट लगा होता है, वो चौकट जो लिया जाता है वो क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्यूबिक मीटर में क्या लिया जाएगा, इसका चौकट लिया जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि वुड वर्क किस में पूछा, केवल दरवाजा खिड़की बोला है स्क्वायर मीटर, साथ साथ ये बोल दिया कि उसका चौकट, तब वो स्क्वायर मीटर। ये कोई भी लकड़ी का काम क्यूबिक मीटर में होता है, लेकिन पल्ले वगैरह जो जो भी चीज़ देखिए एरिया में है वो स्क्वायर मीटर, और जो वॉल्यूम में है वो क्यूबिक मीटर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, किसमें से कौन सा इसमें जो होता है वो स्क्वायर मीटर में नहीं मापा जाता है, मापा जाता नहीं। पेंट और वार्निश को हटाना, कोई सतह है उसका पेंटिंग वेंटिंग हुआ है उसको रगड़ के छुड़ा करके हटाना है पेंट वारिस को, स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा। सही है ये इस पूछा है कौन सा नहीं मापा जाता। पॉइंटिंग यानी टीप जिसको बोलते हैं, ये भी स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। कह रहा है टिम्बर रूफिंग मतलब लकड़ी की छत लगाना, उसको भी स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। हाई पेंटिंग फर्नीचर जो होता है ना वो पर फर्नीचर लिया जाता है, मतलब पर पॉइंट, मतलब किसी कोई कुर्सी पेंट करनी तो एक कुर्सी पेंट, दो कुर्सी ऐसे लिया जाता है, उसका एरिया नहीं मापा जा सकता है। देखिए कुर्सी का कैसे एरिया मापेंगे आप, तो उसको पर में लिया जाता है, मतलब
पर पीस में लिया जाएगा, यूँ कह सकते हैं आप, पर पीस में लिया जाएगा, इसको स्क्वायर मीटर में नहीं मापा जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा पेंटिंग फर्नीचर। फर्नीचर की जो पेंटिंग होती है, दीवार वगैरह की पेंटिंग स्क्वायर मीटर में, लेकिन पेंटिंग जो फर्नीचर पर की जाती है उसको स्क्वायर मीटर में ना माप के पर पीस में करते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क इन्वॉल्विंग फ्लैट्स एंगल चैनल एटीसी। इसका अर्थ क्या है, मतलब जब मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क का कोई भी, देखिए ज़्यादातर स्टील के जो काम होते हैं ना, जैसे स्टील का काम वो किस में किया जाता है, वो क्विंटल में किया जाता है। छड़े हैं, उनको काटना बांधना है, लगाना है, खरीदना है, सब क्विंटल में होता है। केवल अगर स्टील का दरवाज़ा बनेगा तभी वो किस में लिया जाएगा, स्क्वायर मीटर में। नहीं तो हर या इस शटर वगैरह बनेगा तब स्क्वायर मीटर में, लेकिन बाकी काम जितने भी स्टील के होते हैं सब तौल के किए जाते हैं। आज भी खरीदने जाएंगे तो गर्डर वगैरह भी तौल के ही मिलता है कि कितने क्विंटल का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्विंटल में, ठीक है ना। इसको ध्यान दो, इंग्लिश वाला हम पढ़ रहे हैं, आप लोग हिंदी वाला पढ़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है ना। कर द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। एसएमबी क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। याद करिए जब बिल्डिंग का हम लोग करा रहे थे, इसमें बिल्डिंग का जब क्वेश्चन करवा रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे सीरियल नंबर, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, मेजरमेंट में 3 कॉलम बनाए थे, कौन कौन सा, LBH, यही तो बनाए थे। लंबाई है यानी लेंथ है, ब्रीड्थ है, और हाइट या डेप्थ है। तो बुक करने का जो क्रम होता है वो LBH होता है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और क्या आपका हाइट। तो इसमें कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे लेंथ किस में आ रही है बताइए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो लेंथ आ रही है वो किस में आ रही है, बी और सी दोनों में। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है कि लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ। तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन करा स्पेसिफिकेशन फॉर होल्ड फास्ट और इज गिवन। मतलब होल्ड फास्ट मतलब दरवाजे का जो होल्ड फास्ट होता है, दरवाज़ा वगैरह जब दीवार में जाम किए जाते हैं ना, तो उसके जाम करने से पहले जब घर बनता है तो उसके साथ ही उसमें लगा दिए जाते हैं क्या, होल्ड फास्ट उसके साथ ही उसमें क्या किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनको जो है वेट करके लिया जाता है, इनको वेट करके लिया जाता है, नंबर में नहीं लिया जाता है इनको। होल्ड फास्ट वगैरह भी खरीद करके ही लिए जाते हैं, पूरा खरीद लिया गया होल्ड फास्ट और ले जाके उसको वेट करके खरीदा गया कितने का है वो, ठीक है ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि व्हेन नॉट स्पेसिफाइड, जब कहा न गया हो, ठीक है ना, जब कहा न गया हो कि कितना % स्टील डाला गया है, तो आप अपने मन से आरसीसी में कितना स्टील लेंगे, अपने मन से आरसीसी में कितना स्टील लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ऐसे कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाया, उसमें स्टील नहीं दिया गया कितना पर, जैसे हमने बोला था आपसे, आप इसमें रेट एनालिसिस जब पढ़े होंगे और आरसीसी का रेट एनालिसिस पढ़े होंगे, आरसीसी का रेट एनालिसिस पढ़े होंगे, तो उस रेट एनालिसिस में आरसीसी के परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं दिया रहता है। तो लगभग 0.6 से लेके 1% तक स्टील ज़्यादातर चीज़ों में होती है, स्लैब और बीम में, कॉलम में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब न दिया गया हो तो इसी के बीच का वैल्यू आप क्या करेंगे, ले लेंगे, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लगभग 1% स्टील बीम के लिए, स्लैब के लिए 0.8% के नीचे ही रह जाता है लगभग। तो मतलब न दिया गया हो तो 0.6 से 1% के बीच में स्टील की वैल्यू आप लगभग मान सकते हैं, किसका, पूरे कंक्रीट के आयतन का, पूरे कंक्रीट के आयतन का 0.6 से 1% स्टील माना जा सकता है किसी भी आरसीसी मेंबर में, जब न दिया गया हो। दिया गया हो तो बात क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, दिया गया हो तो बात बदल जाएगी। अब अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ बार बेंडिंग शेड्यूल। ये बताइए बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, जिसका नाम ही है बार बेंडिंग शेड्यूल, तो वो बार के बारे में ही बताएगा ना स्टील वर्क में। अब बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, ये BBS इसको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BBS। ये आप लोग में एस्टिमेटिंग में दिया नहीं है टॉपिक पढ़ने के लिए, लेकिन मैं हल्का सा हिंट किया था इसको कि BBS होता क्या है, लेक्चर बताते समय बहुत हल्का सा हिंट किया हूँ। कोई भी बीम में जब छड़ लगती है, सपोज ये कोई बीम है, इसमें छड़ लगेगी, तो कितनी लंबाई की छड़ काटें कि ये पूरा लगे, फिर जो मोड़ने वाली है वो कितनी लंबाई की कटेगी, जो सीधी है वो, जो स्टीरअप हैं वो कितनी लंबाई के कटेंगे, इन सब को तैयार करना
कहलाता है इसका बीबीएस तैयार करना। तो बीबीएस किसके लिए किया जाता है? स्टील वर्क के लिए किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रहिएगा, ये आपके डिप्लोमा में दिया नहीं है, ठीक है ना। आगे कह रहा कि द मेजरमेंट ऑफ स्टील ग्रिल्स इज टेकन इन, कह रहा स्टील की जो ग्रिल्स होती हैं उनका मेजरमेंट की स्टील के, मैंने बोला कि मोस्टली काम जो होते हैं वो किस में लिए जाते हैं? वेट में लिए जाते हैं। मोस्टली काम वेट में लिए जाते हैं। कुछ ही खास दरवाजे खिड़की या ऐसी मतलब जो एरिया वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ के लगभग सारे काम उसी में लिए जाते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कह रहा कि पहला कह रहा कि लॉन्ग एंड थीन वर्क्स, जो लंबे और पतले काम हो उनको मीटर में यानी रनिंग यूनिट में मापना चाहिए। रनिंग मतलब लंबाई की तुलना में मापना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं है ये बात, बिल्कुल सही है ये बात कि जब भी कोई लंबी या ऐसी कोई चीज़ रहे उसको रनिंग में मापना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें बोला है कि असत्य कौन सा है? इनकरेक्ट। ये तो सत्य है, तो इसको चूज मत कर दीजिएगा। अरे सर ये बिल्कुल सही बात है, बात सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट चूज करना है, करेक्ट नहीं चूज करना है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, गलती से उस पर निशान मत लगाइएगा। अगला कह रहा है कि थिक वर्क, थिक मतलब जो मोटे काम हो, शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। बिल्कुल, जो मोटे मोटे काम होता है उनको क्यूबिक यूनिट में मापा जाता है, ये भी सही है। कह रहा सी वाला कि पीस वर्क जॉब वर्क शैल बी मेजर्ड इन नंबर। पीस वर्क मतलब आपका जैसे बल्ब लगाना हुआ, पंखा लगाना हुआ, या कोई ऐसी चीज़ें हैं पॉइंट पॉइंट में लगानी है, फर्नीचर, तो ये सब पीस में मापे जाते हैं। अगला कह रहा है एक लास्ट वाला ऑप्शन कि सैलो थीन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। गलत बात। अगर कोई चीज़ हल्की जैसे मिट्टी का काम है, सैलो यानी हल्का ऊपर ऊपर खोदना है, तो उसको क्यूबिक में थोड़ी मापेंगे, उसको तो स्क्वायर में मापते हैं ना। यानी जो चीज़ सैलो हो यानी कम गहरी हो उसको किस में मापते हैं हम लोग? स्क्वायर में। बात समझ में आ रही ना। तो आई होप आपको यही समझ में आ कि यही चौथा वाला जो है वो गलत है, इसीलिए ये सही है। देखिए कितना अच्छा बात है, जो गलत है वो सही है, क्योंकि हमको चूज ही गलत वाला करना है। ये हमको कौन सा चूज करना है? जो असत्य हो, और चौथा वाला क्या है? असत्य है, यानी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला करा कि द यूनिट फॉर पेमेंट ऑफ एसी सीट्स। एसी सीट का पेमेंट, अरे जो कोई भी सीट हो, लोहे की हो, एस्बेस्टस की हो, स्क्वायर मीटर में। सीट मतलब जो चादरें बिछाई जाती हैं, कोई भी चीज़ यार बताओ, ये चादर वादर है तो एरिया ही तो होगा उसका, वो क्यूबिक मीटर में होगा नहीं, रनिंग मीटर में होगा नहीं, तो स्क्वायर मीटर में होगा। अब अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। कौन सा इसमें से स्क्वायर मीटर में मापा जाता है? एक बात बताइए, कार्निस, कार्निस क्या होता है? कार्निस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि घर के जो फ्लोर्स होते हैं, जैसे एक मकान है ऐसे, ये कई फ्लोर का है, इसमें सपोज एक फ्लोर यहाँ तक है, दूसरा फ्लोर यहाँ तक है, तो ये फ्लोर के बाहर हल्का हल्का इसको निकाल दिया जाता है ऐसे ऐसे चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ हल्का हल्का निकला रहता है ताकि फ्लोर भी क्लियर रहे और सुंदरता भी बनी रहे। तो इस बाहर निकले हुए रद्दे को कॉर्निस बोलते हैं। इसको मापते हैं हम लोग किस में? मीटर में। पूछा क्या है? कौन सा वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में मापा जाता है, तो कार्निस तो नहीं मापा जाता है। कंक्रीट का वर्क क्यूबिक मीटर में ज़्यादातर, डीपीसी को छोड़ करके, ठीक है ना, डीपीसी और जेफरी को छोड़ के क्यूबिक मीटर में। शटरिंग का काम बिल्कुल स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। जो शटरिंग की जाती है प्लाई वगैरह की, उसको किस में मापा जाता है? स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। अब अगला क्या है? स्टील रेनफोर्समेंट, ये क्विंटल में मापा जाता है, ये क्विंटल में मापा जाता है। तो हम लोग को कौन सा स्क्वायर मीटर में मापा जाता है? शटरिंग को किस में मापा जाता है? स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि द कैंसल्ड फेस ऑफ द फ्रेम ऑफ डोर्स एंड विंडोज आर पेंटेड विथ। मतलब इसका कौन सील्ड का मतलब होता है? जो जिसकी सीलिंग ना की गई हो, ठीक है ना। मतलब सीलिंग का मतलब होता है जो सही से पैक्ड ना हो, ठीक है ना। तो कौन सील्ड का मतलब ये समझिएगा जो ढके हुए हैं, मतलब कोइंसिड का मतलब होता है कि जो आउट टू सरफेस ना रहें, ठीक है, मतलब वो पैक्ड रहें। उनको कोई भी चीज़ जो धंसा दी जाए अंदर ज़मीन वगैरह, जैसे पोल वगैरह है, ठीक है ना, या दरवाजे खिड़कियों का जो निचला हिस्सा है जो पैक रहता है अंदर, उनको किससे पेंट करना चाहिए? वो किससे पेंट होने चाहिए अंदर जो है? वो प्राइमर वगैरह से पेंट करें, पहला वाला कह रहा है। देखिए ऐसी हर सतह पर ना जहाँ पर बात है ढांके हुए की, तो वहाँ सबसे बेस्ट रहता है किससे पेंट करना। जितने भी बिजली के खंभे वंबे लकड़ी के पहले बनते थे, कंक्रीट के बनते थे, उनको कोलतार से, यानी उस पर कोलतार लपेट दीजिए। कोलतार इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि वो एकदम कीटनाशक भी है, गजब मजबूत और वाटर प्रूफ, सब सही है, बस दिखने में बड़ा भद्दा लगता है। तो जब ढका है, वो सरफेस उसका ढका है, तो हमको दिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कोलतार सबसे बेस्ट रहता है उसके लिए, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है उसको देखिएगा।
द विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर किस में दिखाई देता है? एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। एक बिल्डिंग ऐसे है, ठीक है ना, और बिल्डिंग ऐसे सामने से दिख रही है, और ये इसका ऐसे, ये पूरी बिल्डिंग है, सपोज ऊंचाई है इसकी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे है, तो इसका ये हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, यही चीज़ ना, जबकि ये इसकी मोटाई है। तो ये विड्थ है और हाइट, हाइट और विड्थ मिल करके ये जो एरिया बता रहा है हाइट और विड्थ वाला, वो क्या दिखा रहा है? एलिवेशन ही तो दिखा रहा है। अगर विड्थ यानी इसका W और इसका थिकनेस T मिल के दिखाते तो ये ऊपर वाला एरिया दिखाते, ये वाला एरिया, तो ये प्लान होता। तो ये ध्यान रखिएगा, जब किसी भी स्ट्रक्चर का हाइट और विड्थ दिख रहा हो तो वो क्या दिखाएगा? एलिवेशन दिखाएगा। हाइट और विड्थ दिख रहा हो तो वो एलिवेशन दिखाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, द थिकनेस ऑफ डीपीसी इज जनरली, डीपीसी के जो थिकनेस हमने पढ़ाते समय डीपीसी बताया 25 से 40 मिलीमीटर रखा जाता है, 25 से 40 मिलीमीटर यानी 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच में इसकी वैल्यू रखी जाती है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे तरीके से। नहीं आ रही हैं तो आप इलाज कराइए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। बहुत ही क्लियर बोल रहा हूँ, अगर जो लोगों ने क्लास कर लिया होगा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको क्या आप कहना चाहता हूँ मैं और क्या समझ में आता है ना। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, स्टील का कौन सा काम है जो स्क्वायर मीटर में मापा जाता है? पहला कह रहा फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, मतलब फैब्रिकेशन का मतलब स्टील लगाना होता है। स्टील वर्क पूरा बोला, स्टील का कोई भी काम का फैब्रिकेशन क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा ना, बिल्कुल। रोल्ड स्टील जॉइंट्स, चैनल, एंगल और ये सब जितने भी चैनल है, एंगल है, ये सब क्यूबिक मीटर। फैब्रिकेशन रेनफोर्समेंट, वायर नेटिंग, अरे भैया तार की जो जाली होती है स्टील की ना, वायर नेटिंग, ये ली जाती है किसमें? स्क्वायर मीटर में। या रोलिंग शटर्स, ये भी किस में ले जाते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी नेट वगैरह की बात आए, यानी चद्दर वगैरह की बात आए, वो सब स्क्वायर मीटर में, बाकी सब किस में लिया जाएगा? क्यूबिक मीटर में। बात समझ में आ रही ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिल ऑफ विंडोज, जो विंडो की जो सिल होती है उसका मेजरमेंट जो है वो किस में लिया जाता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ पे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिल ऑफ विंडोज, इसका मतलब विंडो की पहले सिल होती क्या है? अच्छा, कोई खिड़की अगर आप देखे होंगे, इसको देखिए 3D में दिखाना पड़ेगा, खिड़की है तो खिड़की का जो, एक सेकंड, खिड़की का जो यहाँ पे निचला हिस्सा होता है यहाँ पे ना, इसको सिल बोलते हैं। और सिल जैसे चौड़ाई दीवार की होती है तो उस पर ऐसे स्लोपी बनाया जाता है ताकि पानी वानी गिरे तो वो सिल से बाहर हो जाए। जहाँ खिड़की लगी रहती है वहाँ की दीवार को हल्का सा स्लोपी बनाया जाता है ताकि यहाँ से पानी वानी गिरे अगर बाहर से तो वो बाहर हो जाए। तो सिल को जो मापा जाता है वो असल में मापा तो देखो दोस्त जाता है वो, इस पर विवाद है, आप इसको समझ, विवाद का मतलब SSC JEE में इसका आंसर हमेशा नंबर में सही करता है। हालांकि ये पूरी सच्चाई नहीं है, बट आप इतना जान लीजिए कि आपको नंबर वाला ही ऑप्शन लगाना है। अभी कई लोगों के मन में ये डाउट उठेगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आइए तो कंपटीशन में, आज तो मान लीजिए अभी डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं, कंपटीशन में जब आएंगे तो अपने सीनियर से कभी बात करिए, क्या ऐसा होता है क्या कि आंसर होता कुछ और है और लगाना कुछ और होता है? तो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे कि हाँ बंधु ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आयोग जिस चीज़ को सही करता आ रहा है वो उसी को सही करता रहेगा जब तक कि ऑब्जेक्शन के तहत उसको हटा नहीं दिया जाए। इसका फिलहाल का आंसर होता है नंबर। सील जो होती है उसको किस में काउंट करते हैं? तो 1 सील 2 सील ऐसे नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए आपको यही लगाना है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चौकट और फ्रेम, चौकट हो या फ्रेम हो, ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन, चौकट और फ्रेम जो होती है वो किस में मापी जाती है? मैंने बोला था कि चौकट या फ्रेम जो होती है वो क्यूबिक मीटर में मापी जाती है। चौकट या फ्रेम जो होती है वो किस में मापी जाती है? क्यूबिक मीटर में मापी जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, किसको क्यूबिक मीटर में कह रहा है कि नहीं मापा जा सकता? किसको क्यूबिक मीटर में
नहीं मापा जा सकता। तो इसमें देखिए पहला है आरसीसी, इसको तो क्यूबिक मीटर में मापा ही जाता है, इसको तो क्यूबिक मीटर में ही मापा जाता है। अब अगला करा कि 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल, मतलब 10 सेंटीमीटर मोटी ब्रिक वॉल, बात समझ में आ रही ना। तो ये ब्रिक वॉल जो मापी जाती है दोस्त 10 सेंटीमीटर मोटी, यानी ये हाफ ब्रिक वॉल हुई, इसको स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल ठीक ठीक क्या होगा कि कैन नॉट, तो द 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, बाकी तो सब क्यूबिक मीटर में मापे ही जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई एन स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे नोन एज आउट टर्म। मैंने बताया कि एक स्किल्ड लेबर जो होता है एक दिन में जितना काम करता है उसको उसका आउट टर्न बोलते हैं, उसको उसका आउट टर्न बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउट टर्न क्या होता है, मैंने पीछे ही बता दिया था इसको, ठीक है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, थ्रेडिंग इन द आयरन मेजर्ड। कह रहा कि आयरन में जो थ्रेडिंग की जाती है, थ्रेडिंग का मतलब दांते बनाना। जब भी कोई देखे होंगे कि बड़े बड़े स्क्रूज वगैरह होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे ये मान लीजिए स्क्रू है, ठीक है ना, ऐसे कोई स्क्रू है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे दांते कटे होते हैं स्क्रू में, ताकि इसको कहीं पर कसा जा सके, तो इसको कहते हैं थ्रेडिंग बनाना। इस थ्रेडिंग को ना इस लंबाई में मापते हैं, कितना थ्रेडिंग बना है, तो वो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो सबसे मीटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थ्रेडिंग को अक्सर किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। तो लोहे में जो थ्रेडिंग का काम होता है वो किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। थ्रेडिंग क्या होती है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये दांते जब काटे जाते हैं तो इसको मापा जाता है उसी में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, करा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग डीपीसी। डीपीसी के लिए स्क्वायर मीटर भैया, आरसीसी का ये काम जो डीपीसी का होता है वो किस में मापा जाता है, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि इसकी मोटाई 25 से 40 मिलीमीटर क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, वन बैग सीमेंट वेट्स अबाउट, एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग का ABCD भी नहीं हुआ आपका, इतना इजी क्वेश्चन आपको दे दिया, 50 kg, ठीक है ना। अच्छा ये वेट था, अगर मैं इसी पर और चीज़ें पूछ दूं, कई क्वेश्चन सीमेंट बैग से इतने क्वेश्चन जेई में आते हैं, मैं बोल दूं। अब देखिए इसका वेट कितना होता है, 50 kg। कई चीज़ें देखिए, वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347 क्यूबिक मीटर। बोरा जो होता है, जो बैग होता है, एक सेकेंड रुक जाइए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। भैया स्टील रेनफोर्समेंट के जो यूनिट होती है वो किस में ली जाती है, क्विंटल में ही तो लिया जाता है। कितनी बार बताया जाए, क्विंटल में ही ये लिया जाएगा। अगला क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील का वेट केजी में दिया है तो 7850 सही है, टन में देता तो 7.85, क्विंटल में देता 78.5। ये सब पीछे भी मैंने बताया है, सेम क्वेश्चन है, बस तरीका बदल दिया है, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। कौन सा इसमें से वैल्यूएशन का इनकरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। बंधु वैल्यूएशन का मैंने मेथड बताया था आपको, तो 5 मेथड मैंने वैल्यूएशन के बताए थे, आप वीडियो लेक्चर जिन्होंने देखा होगा। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन या वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू, एक ही बात है, ये सही है मेथड। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये किसके लिए था, ये मैंने बताया था, हॉस्पिटल है, सिनेमा घर है, उनके लिए ये बनाया जाता है। डायरेक्ट कंपेरिजन विथ प्रॉफिट, ये कोई मेथड नहीं है, इसका इस मेथड का कोई नाम ही नहीं है। डेवलपमेंट यानी रीजनल डेवलपमेंट मेथड को भी मैंने बताया था कि ये होता है, यानी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रीजनल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वैल्यूएशन का मेथड नहीं है, तो भैया यही है डेवलपमेंट, ये सी वाला, यही वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। बाकी सारे हैं सिवाय इसके, ये कोई मेथड नहीं है किसका, वैल्यूएशन का, बाकी तीनों हैं। तो इसलिए यही वाला क्या है सही है, क्योंकि ये इनकरेक्ट मेथड पूछा है तो यही वाला मेथड है इनकरेक्ट, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर आप लोगों ने वैल्यूएशन का पहला ही लेक्चर देखा होगा तो बड़े अच्छे से बताया हूँ कि टोटल लैंड कॉस्ट और प्लस कंस्ट्रक्शन, इस पूरे को मिला के हम लोग कहते हैं कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट। अब बड़ा लेक्चर ज़्यादा दिए थे हम, कैपिटल कॉस्ट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में अंतर बताया था मैंने, कैपिटल कॉस्ट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में अंतर बताया था। अगर आपको याद होगा लेक्चर में, अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं जो लोग कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो भैया मैं उनको थोड़ा सा सलाह दूंगा कि हल्का सा पढ़ लें इस टॉपिक को, थोड़ा लंबा है, यहाँ समझाने लायक नहीं है। बस इतना जान लीजिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन को पूरा कराने के लिए जो असल में उसमें जो बताया हूँ वो आपके बहुत काम का भी नहीं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ लैंड कॉस्ट मतलब ज़मीन पूरी,
प्लस जितना घर बनवाने में लगा सबको जोड़ देंगे तो वही कुल संपत्ति या कुल लागत हो जाती है, उसी को कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। जबकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होती है ईयर्स परचेज को गुणा करना पड़ता है किससे, प्रॉफिट से। बात समझ में आ रही ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका कैपिटल कॉस्ट यानी पूंजीगत लागत, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, ये क्या बता रहा है, कोई बताएगा इसको कि ये क्या बता रहा है। बंधु एक चीज होता है ओरिजिनल कॉस्ट सी, ओरिजिनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो सी, स्क्रैप वैल्यू वी माइनस एन। कहीं ये फार्मूला देखे तो नहीं हो। अरे भैया हर साल किसी के मूल्य में गिरावट आ रही है, एनुअल डिप्रिसिएशन हो रहा है किसी वस्तु के मूल्य में। इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया हूँ मैं, जो मेन बैच है उसमें देखिए जो लोग बैच को लेना चाहते हैं अभी भी समय है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं सलाह दूंगा कि लेके ख़त्म कर लीजिए। अगर आपके मन में डर है एग्जाम को लेके, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कोई बात नहीं मत लीजिए, लेकिन अगर अभी डर है तो बहुत देखो पैसा बहुत बहुत कम है आपका, देख लीजिए एप्लीकेशन नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, पूरा कोर्स ले लीजिए, सबसे अच्छा वही रहेगा। बट अगर नहीं है तो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके पढ़ लीजिए अपने से फिर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये एनुअल डिप्रिसिएशन होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन का मतलब वो होता है सी माइनस वी बाई एन, और ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी वीडियो मेरी देख रहे हैं तो कहीं से भी एनुअल डिप्रिसिएशन को समझ लीजिए आप, सर्च करके अगर मिल जाए तो, या फिर आप किताब में से भी देखेंगे तो एक आध दो न्यूमेरिकल देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सी माइनस वी बाई एन होता है, ये सी जो होता है। अरे एक बात बताओ, मैं सिंपल समझा देता हूँ। एक चीज़ की सपोज करो, सिंपल समझो कि एक चीज़ 1 लाख रुपए की है ना, यही समझ लो, वीडियो देखो चाहे मत देखो, पहले अभी का अभी देखा जाए। अगर किसी चीज़ की लागत सपोज 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उसकी आयु है 100 साल, तो अगर मैं कहूँ कि 100 साल बाद उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, अगर मैं कहूँ कि 100 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, शून्य हो जाएगी, तो 1 लाख की जो वस्तु थी उसको शून्य होने में कितना समय लगा, 100 साल। तो बताइए हर साल कितना कितना घट रहा होगा, क्यों शून्य हुआ, क्योंकि खत्म हो गया वो चीज़। तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि उसको इस चीज़ को धीरे धीरे से अगर समझा जाए इस चीज़ को, तो लगभग 100 साल में हर साल 1,000 रुपये कमी आ रही होगी। हर साल आज एक साल बाद उसका 99,000 रुपये रह गया, एक साल बाद फिर 1,000 कम हुआ 98 हो गया, मतलब उसकी कीमत घटती गई और 100 साल में जीरो हो गई। लेकिन एक चीज़ जान लो ये कैसे निकला, तो आपने कहा सी यानी कैपिटल कॉस्ट 1 लाख और डिवाइडेड बाई एन, यानी आपने सीधे फार्मूला क्या लगा दिया, आपने लगाया उसका फार्मूला 1 लाख आ सीधे ईयर्स कितने साल का है यानी 100 से आपने डिवाइड किया, 2 0 2 0 हर साल 1,000 की गिरावट आई, यानी 1,000 की गिरावट को ही बोलेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन। लेकिन यदि ऐसा हो कि 100 साल बाद वैल्यू जीरो ना हो, तो जितनी गिरावट आई 100 साल में कुल गिरावट कितनी आई, 1 लाख की आई थी इसमें। लेकिन अगर उसका स्क्रैप वैल्यू रह जाता है 10%, माने उसका स्क्रैप वैल्यू मतलब अगर 100 साल बाद भी देखें तो उसका वैल्यू अगर 1 लाख का है तो 10,000 रह जाएगा, मतलब उसके कबाड़ का 10,000 मूल्य रह जाएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, उसका रद्दी मूल्य। तो अगर हम कहें तो असल में कुल गिरावट कितने की हुई, जो चीज़ 1 लाख की थी वो 100 साल बाद कितने की रह गई, 10,000 की। तो कुल गिरावट तो 90,000 की हुई ना, 90,000 की नहीं हुई, कुल गिरावट तो 90,000 हुई। तो 90,000 में ना 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब हर साल उसमें कितने की गिरावट आएगी, 900 रुपये की। 900 रुपये इस साल, 900, अंत में 100 साल में पूरा 90,000 गिर जाएगा रेट और 10,000 उसका रेट बचेगा। अगर इसको फार्मूले के रूप में रखें तो हुआ क्या, असल में हुआ ये कि 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी, 10,000 और डिवाइडेड बाई एन। तो यही तो फार्मूला बना सी माइनस वी बाई एन। तो यही फार्मूले को पूछा है कि ये किसका फार्मूला है, ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई लाइफ इन ईयर्स, ये किसका फार्मूला है, एनुअल डिप्रिसिएशन का, ठीक है ना। आई होप यही समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया अब इससे तो भैया थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसमें नोट्स भी सारी मिल जाएंगी आपको और सारा वीडियोस भी मिल जाए, सारा नहीं मतलब क्यूएसबी का वीडियोज और सारा नोट्स एक साथ मिल जाएगा जितना भी 6 सेमेस्टर का है। नेट रेंट प्लस आउट गोइंग, किसी चीज़ से जो शुद्ध किराया, असल में फार्मूला होता है, कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग ये आपकी है, इस बिल्डिंग से कुल किराया आपका अगर आया
1,00,000 कुल किराया कितना आया 1,00,000 कुछ अब 1,00,000 किराया लेके चुपचाप बैठ के रख दीजिए। बिल्डिंग टूट रही है फूट रही है मेंटेन मत कराइए। मान लीजिए उसमें से आपने 10,000 रुपये से क्या कर दिया, बिल्डिंग को मेंटेन करा दिया, तो आपके पास कितना बचा शुद्ध रूप से, तो आपके पास बचा शुद्ध रूप से 90,000 रुपये। बात समझ में आ रही ना। तो 1,00,000 जो होता है वो होता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में से ये 10,000 रुपये टैक्स या फिर मरम्मत में दे दिया आपने, ये आउट गोइंग हुआ। आउट गोइंग मतलब खर्चा उस पर, जो बचा वो हुआ नेट। तो जब नेट वाले में आउट गोइंग जोड़ेंगे तो यही ना ग्रॉस आएगा। ग्रॉस मतलब कुल होता है, नेट वाले में आउट गोइंग जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये क्या पूछा है, नेट रेंट प्लस आउट गोइंग, तो आ जाएगा क्या आपका टोटल रेंट। आपका टोटल ना कह के उसको ग्रॉस बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दोनों है, अगर ग्रॉस नहीं रहता तो टोटल को लगाते हैं, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस बोलेंगे, क्योंकि ग्रॉस अच्छा वर्ड है जो यूज किया रहता है वैल्यूएशन वगैरह में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेजरमेंट ऑफ बॉक्स, मेजरिंग बॉक्स इज मेड ऑफ, जानते हैं साइड। अब कहेंगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन है, भैया साइड पर जाएंगे ना, तो आप मान लीजिए आपको कंक्रीट लेना है 1 2 4 की कंक्रीट बनानी है, तो एक बैग सीमेंट लिए, तो अब बैग में गिट्टी भर के बालू भर के तो नहीं लेंगे, या बैग में बालू भर गिट्टी भर के तो नहीं लेंगे उसको। तो सीमेंट के बोरे के बराबर आयतन का एक लकड़ी का बक्सा बना रहता है। असल में ये लकड़ी का बक्सा कैसा होता है, इस लकड़ी के बक्से का जो साइज होता है वो होता है 38x30x30। बात समझ में आ रही है ना, 38x38 सॉरी ये साइज होती है, साइज सॉरी साइज जो होती है इसका साइज 30x30x38 होता है। वेट लेट मी चेक दिस, एक्चुअली 30x30x38 एग्जैक्टली सही है। 30x30x38 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बना होता है और वो लकड़ी का बना रहता है। इसका खास बात क्या है, इस बॉक्स का जो आयतन होता है वो सीमेंट के बैग के यानी बोरे के आयतन के बराबर होता है। इससे हम लोग को सीमेंट तो एक बैग ले लिए, लेकिन जब बालू 2 बैग लेना होता है तो हम लोग चुपचाप जाते हैं इसी से नाप करके क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो जितना चाहिए होता है बैग इतना इससे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये साइड पर यूज़ होने वाला बॉक्स है, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अ वर्क कॉस्टिंग मोर देन ₹1 करोड़, कोई काम है जो 1 करोड़ से ऊपर का, अरे भैया वो मेजर वर्क है। और ये 1 करोड़ हम लोग का होता क्या है, 2 लाख से ऊपर ही, 2 लाख से ऊपर ही मेजर हो जाता है। 50,000 से 2 लाख के बीच में माइनर होता है, और 50,000 से नीचे जो होता है वो पेटी हो जाता है। काम का क्लासिफिकेशन इसी तरीके से किया गया है, ये बदलता रहता है। पहले ये 10 से 20,000 से 20,000 से ऊपर था, अब क्या है 50,000 से नीचे छोटा मोटा यानी पिटी वर्क्स, 50,000 से 2,000 जो होता 50,000 से 2 लाख माइनर हो जाता है, और 2 लाख से ऊपर मेजर हो जाता है। आई होप आपके आज के ये जो 40 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। 40 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों ने सेट किया। अगर बंधु समझ में आया और मेरी मेहनत समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियोज़ को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों तक इसको क्या करें, शेयर कर दें। अधिक और थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने टाइमलाइन पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसको पुट कर लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा और ज़िंदगी चलती जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।